दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2020। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। भारत ने किस देश के साथ बुनियादी ढांचे, वित्तीय सेवाओं, सतत वित्त के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 10वीं EFD अर्थात इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल डायलॉग आर्थिक और वित्तीय वार्ता का आयोजन किया गया था। इस तरह की पहली वार्ता का आयोजन 2007 में किया गया था। 10वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और यूके के चांसलर ऋषि सुनक के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इसी वार्ता में बुनियादी ढांचे, वित्तीय सेवाओं और सतत वित्त के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सरदार पटेल प्राणी उद्यान, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो सरदार पटेल प्राणी उद्यान खबरों में क्यों था? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में जंगल सफारी के रूप में प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया था, जिसका नाम है सरदार पटेल प्राणी उद्यान। तो इसका उत्तर हो गया किस राज्य में है? गुजरात में है। इसके साथ ही आपको याद रखना है यहीं पर नर्मदा जिले के केवड़िया में आरोग्य वन का भी उद्घाटन किया गया। ठीक है, आरोग्य वन में 400 से अधिक औषधीय पेड़ों की प्रजातियां हैं। प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की बैठक से संबंधित है? तो हाल ही में भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर, मैक्सिकन समकक्ष मार्सेलो एब्रार्ड के द्वारा की गई थी। और इसी आयोग की जो बैठक थी उससे संबंधित है प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप। तो अगर प्रश्न आ जाए तो आपको याद रखना है ये संबंधित है भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक से। किस निकाय ने QCI के साथ मिलकर अधोसंरचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो QCI और नीति आयोग ने राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। यह फ्रेमवर्क संबंधित है अधोसंरचना क्षेत्र से। ग्लोबल इम्यूनिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें मिला है 12वां स्थान। ठीक है, ग्लोबल इम्यूनिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है पत्रकारों की सुरक्षा समिति के द्वारा। इस तरह का पहला इंडेक्स 1992 में जारी किया गया था। इस इंडेक्स के माध्यम से बताया जाता है कि कोई भी देश पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कितनी ज़्यादा एहतियात बरतता है। यदि किसी पत्रकार की हत्या हो जाती है तो उनकी हत्यारों पर मुकदमा चलाने के लिए कौन सा देश किस तरह के उपाय अपनाता है और कौन सा देश इस तरह के उपायों को अपनाने में विफल रहता है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि पत्रकारों के हत्यारों पर मुकदमा चलाने में विफल रहे 12 देशों में भारत शामिल है। ठीक है, यानी कि विफल रहे 12 देशों में भारत शामिल है। तो विफल रहे देशों में पहला स्थान किसे मिला है? सोमालिया को मिला है। तो भारत के लिए भी ये गंभीर चुनौती है कि भारत कहीं ना कहीं से अक्षम है कि जो पत्रकार हैं उनकी हत्यारों पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है, या अगर चल भी रहा है तो उस पर सुनवाई नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसमें पाकिस्तान को कौन सी रैंक मिली है? 9वीं। तो पाकिस्तान की स्थिति भारत से भी खराब है। तो पहले स्थान पे आपको याद रखना है सोमालिया है, भारत 12वें स्थान पर है। ग्लोबल इम्यूनिटी इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? पत्रकारों की सुरक्षा समिति के द्वारा। भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली नामक पहल शुरू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। इस पहल का उद्देश्य अपनी पूरी यात्रा में गंतव्य स्थान तक स्टेशनों से ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत महिला अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक जो लेडी कोच होता है या जो अन्य कोच होते हैं उनकी निगरानी करेगा। यदि कोई लेडी अकेले किसी कोच में यात्रा कर रही है तो उसके साथ एक पुलिस महिला अधिकारी उसके साथ यात्रा करेगी जब तक वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए शुरू की है मेरी सहेली पहल। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चों के पास कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है? तो हाल ही में एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी की गई है। इसके बारे में हम वीकली वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसमें बताया गया कि 22% ग्रामीण बच्चों के पास घर में कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं है। तो समझिए कि लॉकडाउन में क्या स्थिति रही होगी।
ये बच्चे कितना पढ़ पाए होंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देश के 29 राज्यों में से एनीमिया मुक्त भारत AMB सूचकांक में श्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में श्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है हरियाणा को। एनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था यूनिसेफ और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त पहल के द्वारा। और आपको याद रखना है, एनीमिया में श्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसने प्राप्त किया है? हरियाणा ने, जबकि सबसे गंभीर स्थिति पहले हरियाणा में ही थी। इसने अप्रत्याशित सुधार किया है, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं एनीमिया की। एनीमिया क्या होता है? आपकी बॉडी में, आपके शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या का कम हो जाना, RBCs का कम हो जाना। इससे क्या होता है, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के वहन की क्षमता है वो कम हो जाती है। RBCs कम ले जाती हैं ऑक्सीजन को और आपको हर समय थका थका, चिड़चिड़ाया हुआ, हर समय नींद जैसा महसूस होता है। और अगर गर्भवती महिला है तो उसमें मातृ मृत्यु दर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनीमिया किन में पाया जाता है? महिलाओं में। और अगर आयरन का इंटेक आप ठीक करते हैं तो इस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये प्रश्न भी आता है कि कौन सा विटामिन बॉडी में आयरन के अवशोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको याद रखना है विटामिन C। किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? तो अमेरिका ने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है भारतीय नौसेना को। राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस का प्रत्येक वर्ष 2014 से 31 अक्टूबर को आयोजन किया जाता है। और इसका कारण क्या है? भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार पटेल के योगदान को याद रखने के लिए उनके जन्मदिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। साथ में सतर्कता सप्ताह भी मनाया जाता है। इसका आयोजन किया गया है 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर के बीच। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डेज भी होता है, तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन होता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन वर्ल्ड सिटीज़ डे नहीं याद रहता है, तो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है इसको पूछ लिया जाए। 31 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड सिटीज़ डे। राष्ट्रीय एकता दिवस तो होता ही है, पहली बार आयोजन इसका 2014 में किया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं आज के प्रश्न, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा ताकि आपके कमेंट को पिन किया जा सके। इसके साथ ही जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। पिछले सवालों का सबसे पहले सही सटीक जवाब सोनू सिंह जी के द्वारा दिया गया था, उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। पहला प्रश्न है, महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने सहयोग किया है? आपके विकल्प हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, TCS। इसरो ने नासा के साथ किस वर्ष निसार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? तो आपके विकल्प हैं 2022, 2021, 2025, 2027। साथ में आपको कमेंट करना है निसार का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो सभी प्रश्न ध्यान से सुना करिए, आधे अधूरे प्रश्नों का जवाब देंगे तो उसको सही नहीं माना जाएगा। सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? आपके विकल्प हैं लुइस हैमिल्टन, माइकल शूमाकर, कैरी क्रिस्टीन। ठीक है, तो आपको बताना है साथ में कि ये रिकॉर्ड किसका तोड़ा है। ठीक है, अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाया तो पिछला रिकॉर्ड किसी का टूटा होगा, तो आपको बताना है दोनों के नाम। आप देख लेते हैं पिछले प्रश्न, जिनका जवाब सोनू सिंह जी ने सबसे पहले दिया था। पिछले सवाल थे, प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? इसके बारे में हम अभी ऊपर बात कर चुके हैं। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच किया जाता है सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन। ठीक है, किसके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप इसका आयोजन किया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। ठीक है, भारत में लंबे समय तक सेवारत CEO के रूप में कौन सेवानिवृत्त हुए हैं? तो आदित्य पुरी हुए हैं कुल 26 साल की सेवा के बाद। ठीक है, 26 साल तक ये बैंक में CEO थे। और किस बैंक से अंतिम रूप से ये सेवानिवृत्त हुए? SDFC से। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप सैस्कैन मेडिटेक किस बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए एक उपकरण विकसित करने वाला पहला स्टार्टअप बन गया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक हैंडहेल्ड उपकरण का इन्होंने डेवलप किया है स्टार्टअप सैस्कैन मेडिटेक ने। ठीक है, किस बीमारी का ये स्क्रीनिंग करेगा, निदान करेगा? तो ओरल कैंसर का। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पहला स्टार्टअप है।
इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।